हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं सीडीपी यानी बाल विकास का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण देनी चाहिए। प्राथमिक लेवल यानी प्राइमरी लेवल पर एक टीचर को सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विशेषता मानी चाहिए वह मानी चाहिए धैर्य और दृढ़ता को। तो क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ धैर्य एवं दृढ़ता। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं पे भी बैठने की अनुमति दे देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पाठन भी करते हैं। कुछ जो छात्र होते हैं वो चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति को निपटने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा। तो देखिए, वैसे स्थिति में टीचर को क्या करना चाहिए कि अभिभावकों को शिक्षा पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए, यानी उसे विश्वास दिलाना चाहिए कि हम इस कक्षा में सभी स्टूडेंट के लिए समान शिक्षा का व्यवस्था करते हैं और तमाम स्टूडेंट पर बराबर नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। और शिक्षक के साथ समस्या पे चर्चा करनी चाहिए। और आप सभी को तो मालूम होगा कि जहाँ पे चर्चा करने वाली शब्द मिल जाता है ये आपका पॉजिटिव होता है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन शुरू कर देता है उस अवस्था को क्या कहते हैं। यदि आप पियाजे महोदय का विकास का सिद्धांत जानते होंगे तो मालूम होगा कि पियाजे महोदय ने विकासात्मक सिद्धांत का जो 4 सिद्धांत दिया था। सबसे पहला सिद्धांत है संवेदी गायमक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष का होता है। उसके बाद है पूर्व क्रियात्मक या पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेकर 6 वर्ष का होता है। उसके बाद में होता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 6 से 11 वर्ष। उसके बाद में होता है औपचारिक या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 11 से 14 वर्ष या 11 से ऊपर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पियाजे महोदय के अनुसार बच्चा जो होता है सभी घटनाओं की तार्किक चिंतन करने लगता है। कब? तो ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद में अगला सवाल कहता है मन का मानचित्र संबंधित है। देखिए, मन का जो मानचित्र है वो किससे संबंधित है। देखिए, मन का जो मानचित्र है ये है मन की क्रियाशीलता अनुसंधान से। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा मन की अनुसंधान क्रियाशीलता से। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। आदि महंगी एवं चमत्कार सामग्री का प्रयोग करके उसे हम नहीं कर सकते हैं। सरल एवं रोचक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करके भी नहीं कर सकते हैं। कहानी कथन पद्धति से भी नहीं कर सकते हैं। इसका आसान तरीका है कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। सृजनात्मकता का पोषण करने वाला ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि दिया गया है प्रत्येक परीक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने की अवसर उपलब्ध कराना। और जैसा कि मालूम होगा कि सचिन एकेडमी के संचालक सचिन चौधरी का कहना है कि जहाँ पे जो अवसर मिलने वाला जो शब्द होता है ये आपका पॉजिटिव होता है और ये 99% ऐसा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देख लीजिए। क्वेश्चन 7 कहता है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। देखिए, पहले करता है मूर्त संकल्पनाओं के आधार पर यदि तार्किक चिंतन करेगा तो ये आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होता है। लेकिन अमूर्त यदि इसमें मिल जाएगा, अमूर्त यदि हो जाएगा तो वो हो जाएगा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज पियाजे महोदय के अनुसार 12 वर्ष से ऊपर बताया गया है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन 8 क्या कहता है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। देखिए, सीखना को समृद्ध किस प्रकार से बनाया जा सकता है। जब वास्तविक दुनिया के उदाहरणों की कक्षा में लाया जाए
जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके और शिक्षक के उस प्रक्रिया को सुगम बना सके। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एनईपी यानी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी का है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये 2020 में ही बताया गया है कि स्टूडेंट को बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, और आपका जो एनसीएफ 2005 है इसमें ही बताया गया है कि स्टूडेंट को बाहरी ज्ञान से जोड़ना चाहिए। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानी चाहिए। देखिए, पहला सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद सीखना लक्षणोन्मुखी होता है, ये भी सही है। अनअधिनायक सीखने की प्रक्रिया है, ये भी सही है। फिर शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र है जहाँ पे अधिगम प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल शैक्षणिक संस्थान से ही एकमात्र स्थान है जहाँ पे अधिगम यानी यहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपना परिवार से सीखता है, उसके बाद में समाज से सीखता है, उसके बाद में स्कूल कॉलेज मीडिया इत्यादि से सीखता है। तो यहाँ पे शैक्षिक संस्थान एकमात्र संस्थान नहीं होगा, तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ... दृष्टिबाधित का मतलब होता है जिसको देखने में बाधा उत्पन्न होती है, देखने में कठिनाई होती है, उसे दृष्टिबाधित छात्र कहते हैं। तो उसके माता पिता और मित्रों द्वारा दैनिक कार्यों को करने की सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा, निगेटिव है। बी में देखिएगा तो उसके साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, उन्हें मालूम नहीं होना चाहिए कि वो दृष्टिबाधित छात्र है, और ऐसे श्रव्य डीसी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि वो तो देख तो सकता नहीं है, तो इससे क्या होगा कि श्रव्य ध्वनि के माध्यम से वो सुनकर नॉलेज हासिल कर लेगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। पहला उसमें दिया गया संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये बिल्कुल गलत जवाब है, यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देख लीजिए कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषा दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा एवं पर्यावरण। यहीं पे संज्ञात्मक का सबसे अच्छा तरीका यानी परिभाषा डिफिनेशन बताया गया है। फिर कहता है कि ... को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। तो देखिए किसको मानते हैं, तो विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना ये अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेत माना जाता है। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। और इसके बाद में अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। देखिए, बुद्धिमान बच्चे वह होंगे जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखेंगे, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये बुद्धिमान बच्चों में लक्षण पाया जाता है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, ये भी हो जाएगा। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है, ये भी हो जाएगा। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने, देखिए सचिन सर कहते हैं कि जहाँ पे रटने यानी रोट लर्निंग का जो बात आ जाएगा, ये आपका निगेटिव होता है, और यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन में भी हमसे निगेटिव पूछा गया है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए। क्वेश्चन 15 कहता है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय ... को जाता है। देखिए यहाँ पे पियाजे महोदय का कहना था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं जब भी समाज से सीखने, अगर समाज से, देखिए अपने समाज के अनुसार किससे सीखते हैं, तो पियाजे के अनुसार सीखते हैं। समाज से अगर आएगा तो समझ लीजिएगा कि कोहलबर हो जाएगा। फिर है कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह क्या दर्शाता है, तो यह यही दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। यदि उसकी मान्यता नहीं मिलती तो वह ज़्यादातर बात नहीं करती। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य के साथ संबंध है। देखिए, उसका उद्देश्य का जांच करने का सबसे अच्छा तरीका है कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। फिर कहता है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है। देखिए, अभिप्रेरणा आपको बताना होगा। देखिए, अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है कि सीखने में जो स्वयं व्यक्ति का रुचि होता है उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। तो पिछले सीखे हुए अधिगम को अलग करती है। अलग करने का अलगाव वाला बात है कि निगेटिव होता है।
विद्यार्थियों को एक दिशा में, एक ही दिशा में नहीं सोचने के लिए योग बनाती है, सर्व दिशा में होता है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि, देखिए रुचि है ना क्या, यदि स्टूडेंट की रुचि पे जो भी बात की जाएगी ये आपका पॉजिटिव होता है और यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल 19 करता है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डॉट डॉट की ओर संकेत करती है। तो किधर करती है संकेत, तो ये करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिनों का अनुभव करते हैं। प्रतिदिन यानी रेगुलरिटी अनुभव के बाद में बात किया जाएगा तो ये आपका पॉजिटिव होता है, यही आपका आंसर राइट हो जाएगा। फिर कहता है कि निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, ये किस पे आधारित है, तो ये है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत भी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा सीडीपी का 20 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर थे, ऐसे ही सवाल आपके सीटेट एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर सीटेट एग्जाम पेपर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।